सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। इस मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखदेव भगत हैं। सर, कल चुनाव हुआ, जिस तरीके से आप लोग की उम्मीद थी, सभी लोगों को आपने इकट्ठा भी किया, वोटिंग में सभी लोग शामिल भी हुए, लेकिन जो आंकड़ा है उसको आप नहीं छू पाए और एनडीए के उम्मीदवार ने जीत हासिल करी। पहले तो क्या मैं तो सबसे पहले नए जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति महोदय, मैं उनको पहले शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं जो संसदीय परंपरा है, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका वो बेहतर तरीके से निर्वहन करें और बिना किसी पूर्वाग्रह के, कोई प्रेजुडिस होकर ना करे वो। और जो बातें सदन में, जो फ्लोर में जो बातें आएंगी, पक्ष विपक्ष, जो राष्ट्रहित में है, जनहित में हो, एक के समान दृष्टिकोण अपनाएं, ये हम अपेक्षा करते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, विशेषकर बीजेपी के लोगों के द्वारा जो उन्होंने ट्वीट किया है वो हास्यास्पद है और राजनीतिक गरिमा के प्रतिकूल है। जब उन्हें 2 सीटें आई थी 84 में, तो हमने उपहास नहीं उड़ाए थे कभी उनके, क्योंकि जो हमने उनको स्वीकार किया है। और एक बात और जरूर कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी वो जितने बड़े जो चुनाव में उन्होंने बैलेट का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने कहा कि संशय की स्थिति क्यों आती है, ट्रांसपेरेंट में चुनाव हो, वो अगला चुनाव भी बैलेट पेपर से कराएं, तो हमें एक संतोष भी होगा, क्रेडिबिलिटी भी उनके चुनाव की रहेगी, हमने चुनाव कराया, कोई शक की गुंजाइश भी नहीं होगी। और राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगा, वो भी नहीं होगा। तो मैं तो कहूंगा, मैं तो स्वीकार करता हूं जो रिजल्ट आए हैं, तो अगला चुनाव ये बैलेट पेपर से भी करा, ये हम जरूर चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने भी 400 के नारे दिए थे, 240 में आए, हमने तो उपहास नहीं उड़ाया। तो जो चीजें, जो परिणाम आए, स्वीकार करते हुए ये अपेक्षा करनी चाहिए कि जो भी नए निर्वाचित होते हैं वो एक आदर्श स्थापित करे। जिस प्रकार चुनाव आयोग में टीएन शेषन ने उन चीजों को उन्होंने आदर्श स्थापित किया, ये भी उपराष्ट्रपति पद के गरिमा के अनुकूल अपना कार्य करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है इंडिया ब्लॉक की तरफ से और इंडिया ब्लॉक जो है वो बिखर गया है। क्या उन्हें पता है कि कोई इसमें कोई व्हिप जारी होता है क्या? जब व्हिप जारी नहीं हुआ तो क्रॉस वोटिंग ये शब्द ही गलत है। तो मेरे मित्रों से मेरा एक सलाह है कि क्रॉस वोटिंग जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। रही बात, मैं समझता हूं कि हमारा एक अभियान है संविधान बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, संवैधानिक संस्थानों को बचाने का और प्रजातांत्रिक पद्धतियों को बचाने का। और राहुल गांधी ने इन चीजों को लेकर जो संघर्ष किया, अभियान छेड़ा है। पिछले बार के चुनाव में अगर आप उसको आंकड़े को देखें तो 22% हमें वोट आए थे, अभी 40% है। तो हम अभियान में तो हमें गति मिल रही है, हम तो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से हम कहीं से भी कमजोर नहीं हुए हैं। और जयराम रमेश जी ने 315 के जो आंकड़े दिए थे, 15 इनवैलिड हुए हैं। तो कहां से क्रॉस वोटिंग के शब्द कहां से आ रहे हैं? या तो उनके मैथ कमजोर है। अपने मित्रों से कहेंगे जरा वो जो आरोप लगा रहा, तो ये इस प्रकार के गलत नैरेटिव वो ना सेट करें। अब 15 वोट जैसे आपने कहा सर इनवैलिड हुए, हालांकि आप लोगों ने मॉक पोल भी किया, एनडीए लोगों ने भी मॉक पोल करवाया। क्या लगता है कि क्यों इतने ज्यादा संख्या में इनवैलिड हो गए हैं वोट? आपको लगता है कि इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है? निश्चित रूप से ये मैं समझता हूं कि ये दुखद स्थिति है। अगर 15 वोट अगर हमारे वो माननीय सांसदों का अगर रिजेक्ट होता है, तो जो खुद चुनाव के माध्यम से चुन के आते हैं, इतने जिसे कहा मॉक पोल भी हुआ, उसके बाद भी गलत हो जाते हैं, तो लापरवाही से कही जा सकती है। कोई इंटेंसली उन्होंने किया है या क्या है, ये तो जांच का विषय है। आपस में एक चीजें बातें हैं, लेकिन एक दुखद पल होगा अगर सांसदों के द्वारा एक इंप्रेशन गलत जाता है, सांसद भी अपने वोट गलत किए हैं, तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति ये है, मैं कह सकता हूं। इसके अलावा सर, टैरिफ वाला जो मुद्दा है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आगे चलकर हमारी बात होगी भारत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जवाब दिया, कह रहे कि बिल्कुल हमारी आगे बातचीत होगी और सही दिशा में बातचीत जाएगी। अब क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, पीएम मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब बीजेपी कह रही है कि एक तरीके से ट्रंप झुकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष के बीच अमेरिका से जो हमारे संबंध है, दोनों में एक मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए। और जिस प्रकार के लगातार वो बातें करते हैं, हर सप्ताह वो स्टैंड बदलते हैं, चाहे ट्रेड का मसला हो या फॉरेन पॉलिसी की बातें हो, उसमें गंभीरता नजर आनी चाहिए। दोनों चीजें ना ये तो लॉन्ग टर्म हो पा रहा है,
न शॉर्ट टर्म हो पा रहा है, न अल्पकालीन है, न दीर्घकालीन है। तो मैंने कहा चाइल्डिश बिहेव त्याग के दो टूक बातें होनी चाहिए और राष्ट्र हित में क्या है, हमारे देश के हित में क्या है, ये निर्णय आने चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि आज वो झुकते हुए नजर आके बात कर रही है तो मोदी जी ये तो कह देना है, जो सीज फायर वाली बातें आती है उन्होंने इतनी बार कहा है, उसके बारे में क्यों नहीं कर रहे। तो ये मैं समझता हूं कि खुद पीठ थपथपाने से बेहतर है कि एक काम हो, ये वक्तव्य के हीरो ना बने, ये वो जिसे कहा जाए शब्दों के वीर ना बने, वो कार्य करे जो राष्ट्र हित में हो, भारत के हित में हो। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार ट्रम्प जिसे कहा, उनका बिहेव जो है अभी, ये मैं कह सकता हूं दोनों के बीच जो चीजें आ रही है वो चाइल्डिश बिहेव है। इसके अलावा सर, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको लेकर राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि जो वहां हुआ किसी भी देश में हो सकता है। आपके कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि अभी तो नेपाल की बारी है, हिंदुस्तान में भी ये जल्द होने वाला है। किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आज के इस परिवेश में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार जान माल की क्षति हुई है, लोगों की हत्याएं की गई हैं, ये चिंतनीय बात है कि हम किस ओर हैं। और आज भी, क्योंकि भारत तो गांधी का देश है, यहां इस प्रकार के संभावना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आशंका जाहिर की है ये एक संकेत है। मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि अगर आप जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे और आप जिम्मेवारी को अपने जागीर समझ लेंगे कि हम भाई सत्ता हम रूल करने के लिए आए हैं, और आप निरंकुश हो जाएंगे, डिक्टेटरशिप चलाएंगे, या उन संस्थानों के प्रति अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे और उनको अपने हित के लिए करेंगे, सत्ता के लिए करेंगे, तो इस प्रकार की चीजें आती हैं। और एक बात मैं जरूर करूंगा कि ये मॉब हैज नो माइंड, जो भीड़ होता है, भीड़ तंत्र होता है, उसकी कोई अपनी ये नहीं होती है। तो ये स्थिति यहां ना हो, और ये सबक भी है। और क्योंकि पड़ोसी राज्य है, नेपाल में ये बात आई है, बांग्लादेश की बातें हम करें, हम लंका की बातें करें, पाकिस्तान तो पहले से ग्रसित ही है, तो भारत को भी चिंतित होना स्वाभाविक है। और भारत को आज मैं भारत से यही अपेक्षा करता हूं कि नेपाल में जो हमारे लोग हैं, भारत के लोग हैं या नागरिक लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। तो केवल एडवाइजरी वो वो ना जारी करे, उस पर कोई कार्य करे। और मैं समझता हूं इसके बारे में एक बैठक होनी चाहिए, सरकार को बैठक करनी चाहिए, और क्या स्टेप ले, ये सरकार का एक प्राथमिकता में ये चीजें आनी चाहिए। लेकिन सर, उसको अपने देश से जोड़ना, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत का बयान आया है कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, भारत के प्रधानमंत्री का नंबर है, तो क्या इसकी तुलना अपने देश से करना ठीक? मैं तुलना की बातें नहीं की, लेकिन कुछ चीजें अगल बगल अगर घटती हैं तो उसका स्वभाव साइड इफेक्ट का ले पड़ता है। और आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थानों का इन्होंने अपहरण किया है, चुनाव आयोग के जो रवैये आपने देखा होगा, ईडी सीबीआई के जिस प्रकार किए जा रहे हैं, मीडिया में कुछ लोग, जिसे कहा, मैं सब नहीं कहता, कुछ लोग जिस प्रकार की चीजें प्रेजेंट की जाती है और जो वातावरण को विषाक्त किए जाते हैं, आपने देखा होगा। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि पहलगांव घटना के बाद एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम वाले, वहां आतंकवादियों से ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाली बातें आई है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहां भी नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन आदित्य चौहान के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।